बहुत स्वागत, आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ आपके साथ। आइए अब बात करते हैं जरा ट्रंप के बदले की। अमेरिका ने एक बार फिर सीरिया में आईसिस इस्लामिक स्टेट के ठिकानों को टारगेट किया और सीरिया और इराक में आईसिस के 70 से ज्यादा ठिकानों पर जबरदस्त हवाई हमले किए। जबरदस्त मतलब जबरदस्त, और इसमें उन्होंने अपनी पूरी मिलिट्री माइट जो है वो दिखाने का कोशिश की है आईसिस को। इस कार्रवाई में हाल ही में उस हमले का जवाब इसमें दिया गया जिसमें सीरिया में तैनात अमेरिका के 2 सैनिक और एक ट्रांसलेटर आईसिस के हमले में ही मारे गए थे, और अमेरिका ने इस मिलिट्री ऑपरेशन को ऑपरेशन हॉक आई नाम दिया है। अमेरिका के हवाई हमले में आईसिस आतंकियों के अड्डे, उनके ठहरने की जगह, हथियारों के गोदाम, इन सबको निशाना बनाए गए। तस्वीरें जरा एक बार स्क्रीन पर ले लीजिएगा, क्योंकि इसमें यह जानना जरूरी है कि आखिर ये इतनी बड़ी कार्रवाई जो है वो अमेरिका को करनी क्यों पड़ी। क्योंकि हम तो ये सोचते थे कि आईसिस जो है वो ख़त्म हो चुका है, आईसिस अब बस छोटी छोटी पॉकेट्स में जो है वहीं कहीं बचा है। तो फिर इतना बड़ा एक्शन जो है वो आखिर क्यों करना पड़ा, ये सवाल है। क्या आईसिस का अस्तित्व अभी भी बाकी है? मैं आपको बताता हूँ। इसके अंदर देखिए, इन्होंने F-15 ईगल्स, A-10 वॉर्थॉग्स, ये प्रिसिशन एयर स्ट्राइक वेपन्स थे, AH-64 अपाचे हेलीकॉप्टर्स क्लोज एयर सपोर्ट के लिए। इसके अलावा ग्राउंड टीम्स डैमेज असेसमेंट के लिए बाद में जो हैं वो उतारी गई हैं। हेलीकॉप्टर्स से की गनशिप्स जो हैं उनसे फायरिंग की गई है। जेट्स जो हैं वो इसमें इस्तेमाल किए गए हैं बॉम्बिंग के लिए। तो अच्छा खासा मिलिट्री फोर्स जो है वो ट्रंप ने यहाँ पर इस्तेमाल किया। तो मेरा सवाल है आईसिस को लेकर के कि अमेरिका ही दावा करता था ना कि हमने तो खत्म कर दिया। लेकिन हम लोग पहले भी चर्चा की, वो ऐसा संगठन है कि वो खत्म नहीं हो रहा, बल्कि यदि आतंकवादी संगठनों को दुनिया भर में देखा जाए तो आईसिस से ज़्यादा खतरनाक तरीके से कोई काम नहीं कर रहा, और वो बॉस है एक तरह से, समझ लीजिए कि दुनिया भर के जो आतंकवादी संगठन है। अमेरिका तो अब ये बड़ी बात होगी, अमेरिका के साथ तो 2 सैनिक उसके मारे जाएँ तो 2 सैनिक, तो वो बहुत बड़ी बात है, और अमेरिका उसी तरह से जवाब देता है। लेकिन अमेरिका कभी कभी जब बात होती है तो कर देता है कि आईसिस को लेकर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। सीरिया के साथ उनका जो झगड़ा चल रहा है, कोई नई बात तो हो नहीं रही है उसमें। आईसिस को लेकर भी वो जानते हैं, वो तब तक उसको शांत रखते हैं जब तक अमेरिका पर कुछ, और आईसिस की लड़ाई सीधी सीधी अमेरिका के साथ ही है, ये भी समझना चाहिए। और जो संगठन है जैसे ये लश्कर, एक वक्त लेकिन आईसिस के पास तो पूरा देश जैसा था, सीरिया और इराक के कई हिस्से में, बहुत बड़े हिस्सों में, वो कम हुआ है लेकिन खत्म नहीं हुआ वो। मुझे नहीं लगता कि वो खत्म होने वाले संगठनों में से एक है। जिस तरह का वो जिहादी संगठन है, जितना पावरफुल संगठन है, वो जब भी आपको लगता है कि वो कमजोर हो रहा है तो वो जरूर ये बात दिखाने की कोशिश करता है कि या दे। अब ये अलकायदा जैसे ऑपरेट नहीं करने लगा कि हाँ, मतलब अलग-अलग सेल बनाकर अलकायदा भी, आपने बिल्कुल ठीक नाम लिया कि अलकायदा जिस तरह से काम कर रहा था उसी तरह से, और उसी उतनी ताकत वाला संगठन है। और अमेरिका को कोई ना कोई बहाना चाहिए, ये भी समझिए। समझ रहे हैं वहां पर नहीं बहाना किस चीज का? सीरिया के साथ या कहीं पर भी अपनी ताकत दिखाने का। अच्छा, नहीं क्योंकि सीरिया में तो अब इनका अपना आदमी है, इनका नहीं, अपना आदमी होने के बाद भी देखिए, जब भी उनका एक भी आदमी मारा जाए ना तो अमेरिका उसी तरह से रिएक्ट करता है कहीं पर भी। ठीक बात है, ये बात सही है। क्योंकि इससे पहले तो वहाँ पर सीरिया में जो है वो रसिया समर्थित सरकार थी, जिसको इन्होंने हटाया, और हटा करके अभी जो वर्तमान शासक है वो अमेरिका समर्थित है। अब तो वो लोग हैं। लेकिन इसके बावजूद जो है ना, कहा गया कि चूंकि तब तख्ता जब यूएसए ने परिवर्तन करवाया, पलट दिया, और जब अपने पसंद की सरकार वहां पर ले आया तो उन्होंने घोषणा कर दी कि आईएस खत्म हो गया है। लेकिन वास्तविकता यह है कि उसका संकुचन जरूर हुआ, उसका खात्मा नहीं हो पाया। चाहे वो इराक के इलाके में हो, कुछ इलाके में आज भी वो है जी। और जो है वो सीरिया के बहुत बड़े इलाके पर आज भी उनका कहीं ना कहीं दबदबा चलता है। अब वो पहले की तरह वो खुल करके पब्लिकली इस प्रकार की चीजें करने में समर्थ नहीं है, लेकिन उनकी दहशत आज के दिन में भी सीरिया के अंदर है। और वही कारण है कि 3 जो सैनिक थे, 2 सैनिक और एक ट्रांसलेटर जो उनका मारा गया, उसके जवाब में अमेरिका ने यह किया है। लेकिन इजराइल को तो ये सवाल पूछने का अधिकार है ना कि जब हम मार रहे थे तब तो आपको परेशानी थी, हम भी तो यही कह रहे थे कि वहां पर आईएस है जी। और हमने जब मिसाइलें मारी तो आपको परेशानी हो गई। वैसे इजराइल जो है अमेरिका से सवाल पूछ सकता है। हाँ, बात इससे याद आया, ये आईसिस ने भी खलीफा बनाए थे अपने
का अल बगदादी और क्या क्या थे, 2 बार 2 लोगों ने आईसिस का खलीफा बनने का काम किया और दोनों को मारा अमेरिका ने। लेकिन जिसको असली में बनना है वो तो दोस्त है, वो है तुर्की, एर्दोगान जी को बनना है खलीफा। अब उनको पाकिस्तान में बड़ा बहुत प्यारा दोस्त नजर आता है और इन्होंने भी एक बड़ा बेतुका बयान दिया। अगली खबर पे आ जाइए। इन्होंने पाकिस्तान को एक युद्धपोत सौंपा। खबर यह कि 4 युद्धपोत जो हैं वो तुर्की को इनको देने थे, इसमें से 2 तुर्की में बनने थे और 2 पाकिस्तान में बनने थे। तो ये आखिरी युद्धपोत था जिसके पीछे आपको वो दिख रही होगी झंडा लगा हुआ जो। अब ये इस सेरेमनी में, हैंडिंग ओवर सेरेमनी में, वहां से आया था उनका नेवी का चीफ, कोई एडमिरल, और यहां तुर्की का राष्ट्रपति खलीफा वो पहुंचा है उसको वॉरशिप को हैंडओवर करने के लिए। सामान्य बात नहीं है, ये बताता है कि इनके रिश्ते कितने गहरे हैं। और फिर वहां जो उन्होंने बात की कि हमारा तो सदियों का प्यार है, सदियों से हमारी दोस्ती है पाकिस्तान से। सदी कौन सी सदी, और कौन सी सदी से आप मानते हैं पाकिस्तान पैदा हुआ? अभी 80 साल हुए हैं उसको बने हुए, और आप कह रहे हैं सदियों से हमारा रिश्ता है। या तो वो ये कहना चाहते हैं कि भाई जब से सब कॉन्टिनेंट में मुसलमान आए तब से हमारे संबंध अच्छे हैं उसके साथ। ये लेकिन सुना भी दीजिए जरा थोड़ी सी क्या बोल रहे थे ये। Kökleri ortak tarihimizin derinliklerine uzanan ve asırlar boyunca sınanarak bugünlere gelen Türkiye-Pakistan dostluğu Allah'ın izniyle kıyamete kadar devam edecek, serpilecek, güçlenecektir. समीर जी, ये रिश्ता क्या कहलाता है? यही है कि भाई भारत तो किस तरीके से घेरा जाए, और जिस तरीके से तुर्की पाकिस्तान के साथ खुलकर खड़ा है, और जिस तरीके से अभी आपने बताया कि भाई वहाँ के प्रमुख आदमी हैंडओवर करने के लिए आ रहे हैं, तो ये बता रहा है कि किस तरीके से भारत के खिलाफ एक रणनीति इनकी बनाई जा रही है। पाकिस्तान को वो खुलकर समर्थन दे रहा है, ये जानते हुए कि पाकिस्तान कितना बड़ा आतंक का एक्सपोर्ट करता है। अब मुझे लगता है कि दुनिया को भी समझना चाहिए कि किस तरीके से भारत के खिलाफ पाकिस्तान, अभी तो लीबिया भी गए थे वो मदद मांगने, दूसरे मुस्लिम कंट्री गए, अभी कल ही समीर, रोकूंगा आपको। इस वक्त योगी आदित्यनाथ जो है वो बोल रहे हैं, एक बार सुनते हैं। इन मामलों में खास तौर पर जो मुझे इस सदन का ध्यान आकर्षित करना था, जिसमें से 77 आरोपियों को अब तक प्रदेश के अंदर गिरफ्तार किया जा चुका है, और अन्य लोगों की गिरफ्तारी, अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी हो रही है। इस पे कार्रवाई हमारी आगे बढ़ रही है। जहां पे अवैध इसका इलीगल डाइवर्जन की बात सामने आई है, भंडारण की बात आई है, उनसे जुड़े हुए जो प्रमुख मामले सामने देखने को मिले हैं, उनमें एक वाराणसी में सैली ट्रेडर है, सहारनपुर का एबॉट हेल्थ केयर है, गाजियाबाद दिल्ली में लेबोरेट फार्मा, ये इससे जुड़े हुए हैं कानपुर में लेबोरेट फार्मा व मेडिसिना हेल्थ केयर, और लखनऊ में इदिका और बायोहब, ये इसके जो हैं मुख्य जो होलसेलर हैं या स्टॉकिस्ट हैं। वाराणसी में सैलिटेटर के सोहम जायसवाल, भोला प्रसाद जायसवाल, आकाश पाठक, एबॉट हेल्थ केयर के विभोर राणा, गाजियाबाद दिल्ली में लेबोरेट फार्मा के सौरभ त्यागी, अभिषेक शर्मा, विशाल उपाध्याय, पपन यादव और सादात। वाराणसी में शुभम जायसवाल का जो माल है, यानी उसका जो स्टोरेज है, वह मनोज यादव के स्टोरेज का उपयोग करता है, जो इसमें उनके साथ साझेदार है। कानपुर का लेबोरेट फार्मा और मेडिसिना हेल्थ केयर के लिए अवैध व्यापार करने वाले विनोद अग्रवाल और शिवम अग्रवाल का भी इसमें नाम है। लखनऊ के भी मनोहर जायसवाल और बायोहब के इमरान इसके मुख्य किंग पिन हैं, और
इनके खिलाफ हम लोगों ने कोडीन युक्त कफ सिरप के इलीगल डाइवर्जन के मामले को लेके, इलीगल स्टोरेज को लेकर के और उसके कोई भी रिकॉर्ड मेंटेन न करने को लेकर के ये कार्रवाई एनडीपीएस के अंतर्गत की है, जिसमें 10 वर्ष से लेकर 20 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है। ये उत्तर प्रदेश के अंदर ये कार्रवाई चल रही है, अन्य जगह कहीं नहीं। भले ही मौत यूपी के अंदर नहीं हुई, लेकिन इलीगल डाइवर्जन का ये मामला है। जो मौत के मामले आए हैं वह सन फार्मा तमिलनाडु द्वारा जो कोल्ड्रिक नाम के खांसी का सिरप बनाया जाता है, जिसके मौत के प्रकरण आए हैं 2-3 राज्यों में, ये वहां से जुड़े हुए हैं। और उसका मैंने पहले ही बताया कि जो मुख्य कारण है कि उसमें डाइथिलीन और ग्लाइकोल और एथिलीन ग्लाइकोल की अशुद्धता का मामला उसके कारण हुआ है। ये पूरे प्रकरण में हम लोगों ने प्रदेश के अंदर भी, इस यूपी में कफ सिरप के हम लोगों ने 1000 से अधिक नमूने अब तक लिए हैं अलग अलग स्थानों पर, और उनके आधार पर हम लोगों ने इस सभी कार्रवाई को आगे बढ़ाया है। महोदय, इस मामले में ये तो हर व्यक्ति जानता है कि माफिया से संबंध किसके हैं। मान्यवर, हाँ आएंगे ना, उसका कोई स्वागत थोड़ा करने जा रहा है। ये जो भी कार्रवाई हुई है यूपी पुलिस ने की है, और यूपी पुलिस की कार्रवाई में अब मैं आपको नाम भी बता देता हूं। अब सैली ट्रेडर के सोहम जायसवाल का प्रदेश सचिव समाजवादी युवजन सभा और कैंट वाराणसी से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार अमित यादव से व्यापारिक साझेदार है। यानी जो ये इसका जो यूपी का जो सबसे बड़ा स्टॉकिस्ट है वह शुभम जायसवाल है, और वह व्यापारिक साझेदार है अमित यादव का, जो वाराणसी से समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी रहा है। अमित यादव क्या आपका प्रत्याशी नहीं था कैंट वाराणसी से? था, याद कर लीजिए। अरे था, इस समय चुनाव थोड़ा हो रहा है, मैं बता रहा हूं भाई। अमित यादव की फर्म का नाम इसमें, अभी बात सुनो, चलिए, प्रत्याशी नहीं है, मैं कह रहा हूं प्रत्याशी नहीं है, लेकिन ये अमित यादव की फोटो अखिलेश यादव के साथ तो है ना, ये तो है ना, ये तो है ना। नहीं, मेरे साथ है तो मैं इस सदन का सदस्य हूं, मेरे साथ है, क्या आप इसको मानेंगे? क्या इसका मतलब मेरे साथ है तो इसका मतलब एक अखिलेश यादव उस मामले में इन लोगों को बचाव नहीं कर रहे हैं? इसीलिए मैं कह रहा हूं ये फोटोग्राफ्स इस बात को बताता है। अरे सुनिए, ये फोटोग्राफ्स इस बात को बताता है, ये फोटोग्राफ्स इस बात को बताता है कि अमित यादव समाजवादी पार्टी के युवजन सभा से जुड़ा हुआ है, आपका पदाधिकारी है, और आप इसको डिनाई नहीं कर सकते। अरे हर बात का जवाब डायरेक्ट थोड़ी देते हैं। जब आप बोल रहे थे तो इधर से कोई बोला, जब आप लोग बोल रहे थे तो इधर से कोई बोला, तो हम लोग आप जब बोल रहे थे कोई बोला नहीं। प्लीज भाई, माननीय अध्यक्ष जी, जब आप ये लोग बोल रहे, जब आप बोल रहे थे इधर से कोई भी नहीं बोला ना। दूसरा, सुनिए उसको, महोदय, दूसरा कुछ भी बोलेंगे तो वो नहीं। मिलिंद यादव, सुन लीजिए भाई, सच हमेशा कड़वा होता है। देखिए, सच कड़वा होता है, आप सच को सुनने के आदी नहीं हैं, ये हम भी जानते हैं। इसीलिए कफ सिरप की इलीगल डाइवर्जन और उसके अवैध तस्करी में आपसे जुड़े हुए नेता लिप्त हैं। कार्रवाई कर रहे हैं ना, करेंगे ना, आपसे पूछ के नहीं हमारी कार्रवाई हो रही है। हमारी कार्रवाई का आधार उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन है, और उत्तर प्रदेश सरकार उसी आधार पर अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ा रही है। दूसरा,
दूसरा, मिलिंद यादव जो शुभम जायसवाल का ही व्यापारिक साझेदार है, मिलिंद यादव के फोन नंबर सैली ट्रेडर के ड्रग लाइसेंस और जीएसटी रजिस्ट्रेशन में अंकित हैं। नोट करिए। अमित यादव, अरे सुन तो लो पहले, अरे करेंगे कार्रवाई करने के लिए हमें आपसे थोड़े पूछना है। टोका टोकी नहीं होना चाहिए अध्यक्ष जी। अरे करेंगे कार्रवाई, बोलने तो दो, पूरी बात आने दो। अमित यादव, नोट करो, सुन लो भाई। अमित यादव और मिलिंद यादव के खातों से शुभम जायसवाल और उसकी पत्नी के खातों से लेन देन भी आए हैं। इल्लीगल ट्रांजैक्शन के मामले भी सामने आए हैं। इसके अतिरिक्त ये कौन लोग हैं, आप इसको भी डिनाई करिए। मनोज यादव, राजीव यादव, मुकेश यादव, ये भी फर्जी फर्म और लाइसेंस बना करके इनके द्वारा भी इस पूरे मामले में इल्लीगल डाइवर्जन में ये लोग भी लिप्त हैं। प्रदेश सचिव समाजवादी यूनियन सभा अमित यादव, सुनिए पहले भाई, सुन तो लीजिए, फिर वही सच्चाई फिर आपको कड़वी लगने लग जाएगी। अरे सुन तो लो पहले। अरे टोका टोकी बैठिए। यहां अभी आप लोग भी बहुत आपका सारे ये बहुत बोल रहे पदाधिकारी हैं, तो कोई नहीं बोला ना। बैठिए, अभी हाल ही में सुनिए यही अमित यादव दुबई की यात्रा भी किया है 24 में, दुबई की यात्रा शुभम जायसवाल के ही उससे गया है और ये उसी की यात्रा में वहां पे गया है। अभी मैं उस पे भी आ रहा हूं। विभोर राणा को लाइसेंस समाजवादी पार्टी ने जारी किया था। आलोक सिपाही है पक्का सफाई, ये भी तय है। अखिलेश यादव के साथ उसके फोटो हैं कि नहीं है, हैं कि नहीं है? हमने बर्खास्त किया है। देखिए, हमारी सरकार ने बर्खास्त किया है, हमने उसको बर्खास्त किया है, लेकिन अखिलेश यादव को कुछ गिफ्ट दे रहा है। ये फोटो भी जारी हुई थी ना, ये फोटो भी आपने देखी होगी। इसके अलावा, अरे सुनो भाई, इसके अलावा और कुछ आपको सुनना है तो हम आपको और भी चीजें दे देते हैं। मान्यवर, ये प्रदेश के अंदर, देश के अंदर जो भी कार्रवाई हुई है, उत्तर प्रदेश पहला राज्य है जिसने इस इल्लीगल डाइवर्जन को हम लोगों ने एनडीपीएस के अंतर्गत लेकर के इस पे प्रभावी कार्रवाई की है और हमारी कार्रवाई वर्तमान में प्रचलित है। हमने पहले भी कहा 77 अभियुक्तों को हम अब तक गिरफ्तार कर चुके हैं। कोई भी बचने नहीं पाएगा। जो भी अपराधी होगा, ये तो मैं जानता हूं आपकी पीड़ा को, क्योंकि जब सरकार की कार्रवाई अपने अंतिम उस तक जाएगी तो आप में से बहुत सारे लोग फतिया पढ़ने के लिए जाएंगे वहां। तो आपको फतिया पढ़ने के लायक भी हम नहीं छोड़ेंगे, तब तक ऐसी कार्रवाई हम कर देंगे। इसके लिए महोदय, हम लोगों ने एक एसआईटी गठित की है। प्रदेश के आईजी कानून लॉ एंड ऑर्डर की अध्यक्षता में एक एसआईटी गठित की है, जिसमें यूपी पुलिस और एफएसडीए के अधिकारी भी शामिल हैं पूरे प्रदेश भर में। और इसमें कार्रवाई हमारी निरंतर चल रही है और जो भी इसमें दोषी होगा, इसमें हमें कार्रवाई करने में कोई संकोच नहीं होगा। अब तक हमने कार्रवाई भी की है और माफिया के खिलाफ कार्रवाई कैसे होती है, मुझे लगता है समाजवादी पार्टी से अच्छा कोई दूसरा उसका जो है जानकार नहीं होगा। समाजवादी पार्टी तो उसके बारे में बहुत अच्छी तरह पहले से परिचित है कि कैसे माफिया के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और समाजवादी पार्टी की तड़पड़ाहट वह हम उसके माध्यम से समझ सकते हैं। और मैं सदन को इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि इस मामले में जो भी अपराधी होगा, उस अपराधी के खिलाफ जितनी सख्त कार्रवाई होगी, उत्तर प्रदेश सरकार उतनी सख्त कार्रवाई करेगी। लेकिन मैं समाजवादी पार्टी से इस बारे में जरूर कहूंगा कि वह गुमराह करना छोड़े,
उत्तर प्रदेश के अंदर कोई भी इससे संबंधित मौत के प्रकरण सामने अभी तक नहीं आए हैं और इस पे कार्रवाई हमारी सरकार ने किया है। आपकी सरकार ने उन्हें लाइसेंस दिया था उनके इल्लीगल गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए। समाजवादी पार्टी की सरकार ने 2012 से 16 के बीच में सारे इल्लीगल कार्यों को आगे बढ़ाया था। योगी जी विधानसभा में बोल रहे थे और उन्होंने बड़े आरोप लगाए हैं अखिलेश यादव पर, समाजवादी पार्टी पर। उन्होंने कहा ये जो कफ सिरप को लेकर हंगामा खड़ा किया जा रहा है, पहले तो इससे कोई मौत नहीं हुई है यहां पर यूपी में, और दूसरा इसका जितना भी बड़ा नेटवर्क है सब समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी चला रहे हैं। सबसे बड़ा स्टॉकिस्ट कोडीन सिरप का, जिसको तस्करी को लेकर हंगामा है, उन्होंने बताया कि ये सपा का आदमी है। फोटो दिखाई कि अखिलेश यादव की एक ऐसे व्यक्ति के साथ फोटो है। फिर एक सिपाही जो पकड़ा गया था, उन्होंने कहा ये सिपाही है लेकिन पूरा सपाही है। तो वो क्योंकि आरोप अखिलेश यादव की तरफ से लगाया गया था योगी जी के ऊपर कि सरकार के नजदीक जो लोग हैं वो लोग जो हैं इस सारे गोरख धंधे में वो शामिल हैं। त्रिपाठी जी, देखिए, मुझे लगता है कि पिछले लंबे समय से समाजवादी पार्टी जिस तरह से घेर रही थी और उसकी वजह से सरकार यानी योगी आदित्यनाथ की छवि पर बहुत बुरा असर पड़ रहा था। हर कोई ये कह रहा था भाई कुछ लोगों को क्यों बचाया जा रहा है, कुछ लोगों को सरकार क्यों संरक्षण दे रही। आज योगी आदित्यनाथ पूरी तैयारी के साथ थे। वो नामों को लेकर आए जो समाजवादी पार्टी में कहीं पदाधिकारी रहा, कहीं कुछ रहा। वो आलोक सिंह सिपाही जो है, उसका घर जो है वो तो गजब ही है। वो कोठी तो ठीक है, अभी के समय ही उसकी जब्ती हुई है, जो कुछ हुआ भी हुआ। अब सवाल यह है कि जनता के बीच में इन दोनों की कही बात का मैसेज कैसा जाएगा, क्योंकि ये खूब चला। ये मतलब पहली बार इस सरकार में कोई इतना बड़ा घटनाक्रम हुआ कि कोडीन कफ सिरप को लेकर यह आरोप लगने लगे कि भाई बहुत से लोग इसमें सरकार में भी। अब फोटो पर भी उन्होंने जवाब दिया कि भाई फोटो तो किसी के साथ भी किसी की आ सकती है। नहीं, वो बड़ा इंटरेस्टिंग था। योगी जी ने कहा कि ये मेरी फोटो जब ये दिखाई फोटो की अखिलेश यादव की एक आरोपी के साथ है, तो उन्होंने कहा मेरी फोटो तो इनके साथ भी है, योगी जी के साथ भी है। उसका जवाब दिया उन्होंने कि मतलब ये इसका मतलब बचाव भी कर रहे हैं ना अपना। नहीं, ये तो देखिए, आज निश्चित तौर पर ये पूरा योगी जी का जो ये वाला भाषण था, सरकार के ऊपर कफ सिरप के मामले में जो नेटवर्क, जो उसमें मिलावट जहर वाला नेटवर्क, उसको लेकर जो जितना बड़ा साम्राज्य, उसमें माफिया, उसमें अपराधी, उसमें करप्शन, सब पर वो जवाब दे रहे थे। और जाहिर है जवाब जब देते तो थोड़ा डिफेंस तो दिखता ही है। अब सवाल ये कि इस पर कार्रवाई भी आगे हो, मतलब मूल मुद्दा तो होनी ही चाहिए। वैसे हो रही है, जो बहुत सी चीजें योगी जी ने बताई, लेकिन अभी बहुत सी कार्रवाई होनी बाकी है जिसको प्रदेश के लोग कहा उन्होंने, ये भी कहा कि बुलडोजर चलाऊंगा तो फिर उस वक्त मत चिल्लाना। निश्चित रूप से योगी जी ने बहुत साफ सुथरे तरीके से और बहुत अच्छे से जवाब दिया। जो अखिलेश यादव लगातार आरोप लगा रहे थे, वो मध्य प्रदेश से जोड़ने की कोशिश कर रहे थे। मध्य प्रदेश में तो छिंदवाड़ा में बच्चे मारे गए थे, यूपी में ऐसी कोई घटना नहीं घटी। उसके बाद भी योगी जी ने तमाम तथ्यों के साथ आज जवाब सदन के अंदर दिया और कार्रवाई जारी है। मुझे लग रहा है जो भी इस तरीके से अवैध धंधे में लिप्त होंगे, और योगी जी ने बताया कोई बचेगा नहीं, सिपाही को हमने बर्खास्त कर दिया है, जरूरत पड़ेगी तो बुलडोजर भी चलाएंगे योगी जी। लेकिन है मतलब जब भी होता है विधानसभा में, अब पता नहीं अखिलेश जी क्योंकि दिखे तो नहीं थे कि नहीं थे, लेकिन जब भी नाम लिया गया तो अखिलेश जी माफ कीजिएगा, सॉरी मेरे अचानक ध्यान से निकल गया। अखिलेश जी तो शिवपाल जी पर लेकिन सामने से बड़ा शोर हुआ। माता प्रसाद जी, मैं कई बार कहता हूं कि रणनीतिक तौर पर अखिलेश का निर्णय था। जब उन्होंने चुनाव लड़ा तो मैंने कहा वो ठीक निर्णय था, लेकिन उनको रहना यूपी विधानसभा में चाहिए था। आपको मुख्यमंत्री के बड़ा नेता बन सकते हो। अभी 27 के लिए कितना अच्छा होता वो आमने सामने जवाब, वो एक्स पर लिखना और विधानसभा के भीतर बात करना, दोनों में बहुत फर्क होता है। नहीं तो यूपी में अब चलिए, अब बात हो रही है तो कि यूपी के चुनाव की बात चलिए, फिर हम इस बहाने कल कर लेंगे आपसे उत्तर प्रदेश की राजनीति की चर्चा जब करेंगे। आज समय इतनी इजाजत दे रहा है।